नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे वर्तमान समय के ज्वलंत मुद्दे गौ संरक्षण और संवर्धन पर। इसके लिए क्या सरकारी प्रयास किए गए और वर्तमान समय में बहुसंख्यक आबादी गौ सुरक्षा को लेकर कितना सचेत है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण सरकारी प्रयासों एवं न्यायालय के निर्णयों को, जिसे आप सभी लोगों को अवश्य जानने चाहिए। गौरक्षा आंदोलन भारतवर्ष में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन रहा, जिसको सामाजिक, राजनीतिक तथा कानूनी तीनों स्तरों पर बराबर लड़ा गया और अंततः जीत गौ सेवकों व गौरक्षकों की हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णीत मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार 1958 SCC 7031 को संशोधित करते हुए 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का निर्णय गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब 2005 8 SCC 534 और 24 अक्टूबर 2005 में यह कहा कि हर तरह और हर उम्र का गौवंश समाज एवं किसान के लिए उपयोगी तथा आर्थिक और व्यापारिक रूप से लाभप्रद है। गौवंश नैसर्गिक रूप से वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि गौवंश की उपयोगिता वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है और इनका मतलब मल और मूत्र उर्वरा शक्ति से भरपूर और दुर्लभ तत्वों से युक्त है, जो कि मानव जाति तथा पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभप्रद है। उक्त निर्णय को लिखते हुए संवैधानिक पीठ के माननीय सदस्यों ने गौवंश के धार्मिक एवं वैज्ञानिक रीति रिवाजों, आस्था आदि सभी पहलुओं को बड़ी ही विस्तृत और गहनता से चर्चा करते हुए इसकी पुष्टि की है कि किसी धर्म में गौवंश के वध से संबंधित कोई संदर्भ नहीं है। यहाँ तक कि कुरान के किसी सूरे में गौवंश की कुर्बानी की कोई चर्चा नहीं है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लहरी 1995 SCC 189 में वैज्ञानिक आधार की चर्चा करते हुए यह भी कहा कि 16 वर्ष की अवधि के बाद भी गौवंश की उपयोगिता समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि एक बूढ़ा गौवंश 5 टन उपले और 343 पाउंड यूरिन एक साल में देता है, जो कि 20 बैलगाड़ी उर्वरक खाद के समतुल्य है और 4 एकड़ भूमि में होने वाली उपज के लिए पर्याप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को खारिज किया कि 16 वर्ष की उम्र से ज्यादा वाले गौवंश नैसर्गिक चारा व संपदा पर बोझ होते हैं और इसकी उपयोगिता उनके भोजन के मुकाबले व्यापारिक वाणिज्यिक रूप से सुसंगत नहीं है। नेशनल कमीशन ऑफ कैटल की रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि गौवंश के मांस से कुछ दिन व कुछ समय के लिए रोजगार प्राप्त होता है, परंतु गौ सेवा से 5000-6000 उपले बनाए जा सकते हैं, जिसे बेचकर एक अपने न्यूनतम जीवन यापन का प्रबंध कर सकता है कोई भी व्यक्ति। कुल मिलाकर वाणिज्यिक और व्यापारिक आधार को तर्कसंगत ढंग से परीक्षित किया गया है और अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने गौवंश के वध व उनके मांस के व्यापार पर अन्य संबंधित चीजों को माननीय गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को मान्य रखते हुए इस पर सदा के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में गौवंश की उपयोगिता बढ़ी है। आज जबकि उर्वरक और कीटनाशक आम जीवन में दखल देते हुए कर्क रोग जैसे असाध्य रोगों का कारण बन गए हैं। जैविक खाद में जैविक खेती वैज्ञानिक रूप से एकमात्र विकल्प देखे जा रहे हैं। ऐसे में गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण के लिए पूर्ण मार्ग, और अगर यह कहा जाए कि भविष्य का मानव जीवन गौवंश और गौ संवर्धन बिना संभव नहीं है, तो यह बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। केवल धर्म व आस्था से जुड़ना व वैज्ञानिक आधार को नजरअंदाज करना भविष्य के मानव जीवन को खतरे में डालने के बराबर है। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 72% आबादी परोक्ष व अपरोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। रसायन व दवाओं का प्रयोग जहां एक तरफ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को छीण कर रही है, वहीं असाध्य रोगों को तीव्र गति से बढ़ा रही है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को मूल कारणों में यह एक कारण समझा जा रहा है। आज बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन में गौ संवर्धन, रक्षण, पालन एक प्रमुख आधार के रूप में सोचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने 9 जुलाई 2020
उत्तर प्रदेश गौरक्षा अधिनियम, उत्तर प्रदेश गौ हत्या निवारण संशोधन अधिनियम 2020 को पारित कर दिया है, जिसके तहत गौवध की अधिकतम सजा बढ़ाकर सश्रम 10 वर्ष कारावास कर दी गई है और साथ में 10 लाख जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। इसी तरह कुछ नए संशोधन जो कि आवश्यक समझकर सरकार ने किए, जैसे कि गौवंश परिवहन करते हुए पाए जाने पर बरामद गौवंश के भरण पोषण पर व्यय की वसूली इत्यादि, किसी भी गौवंश को चारा न देने व मरने के लिए छोड़ देना परोक्ष व अपरोक्ष रूप से अपराध की परिभाषा में